Sandeep sir is co-founder TradeSwift Broking House. ही जी टीवी में अगर आप सुबह 9 से 10 देखेंगे तो जैन साहब के जेम्स प्रोग्राम आता है जो अनिल सिंघवी जी होस्ट करते हैं और साहब हमारे स्पीकर रहते हैं. तो आज देखते हैं कुछ जेम्स शायद इस हॉल में बिखर जाए. सर सबसे पहले ना थोड़ा सा इकोनॉमी का सवाल पूछते हैं. सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई, और सबको ये डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा, ये मार्केट गिरेगा कि नहीं. इस बाजार में हम पैसा कैसे कमाएंगे? फर्दर स्टॉक में डालें कि नहीं डालें, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें? सो इंपॉर्टेंटली सेंसेक्स ऑल टाइम हाइज पे है ही नहीं अभी तक. वेरी फ्रैंकली, एक्चुअली हमें नंबर्स लगते हैं कि पिछली बार सेंसेक्स वाज, आई विल टॉक अबाउट निफ्टी बिकॉज वी ट्रैक निफ्टी मोर नाउ इट इज. सेंसेक्स इज दो द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स, बट देन निफ्टी को स्टॉक मार्केट में आजकल ज़्यादा ट्रैक किया जाता है. सो निफ्टी बिफोर कोरोना इट वॉज 12,000, राइट? So February 1st, when we started, listening about corona cases, and I was going to Mumbai for my budget show on Zee Business, and I could see the, sensitization in the Bombay airport about corona that time. So 1st February onwards, we started markets falling. That was 2020 I'm talking about. So उस टाइम पे 12,000 से आज हम अगर 24,000 पे है 4 साल में, तो is that high? I don't think so. अगर कोई चीज 4 साल पहले, 4.25 साल पहले, 4.5 साल पहले अगर 12,000 थी एंड नाउ इट इज 24,000, इज इट हाई और लो? आप लोग कोई भी पैसा लगाते हैं 5 साल में तो आप अपने फैक्ट्री में भी पैसा रिटर्न कर देते हैं. द एंटायर मार्केट इज ग्रोइंग दिस टाइम. इट्स डिफरेंट. निफ्टी 50 स्टॉक्स आर येट अंडर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हुआ है. और मैं एक चीज बता दूं, आपने सेंसेक्स का बोला, इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आई वॉज इन द वॉशरूम, समवन वॉज आस्किंग मी क्या लगता है मार्केट को रोज बढ़ाते रहोगे? मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ. बिलीव मी, निफ्टी इज येट एट 22 पी मल्टीपल. इन 2008 में जब मार्केट्स क्रैश्ड ड्यू टू लेमन ब्रदर्स और मेनी अदर इश्यूज, दैट टाइम इट वाज 28. सो नाउ वी आर एट 22, एंड द कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, द गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इन इंडिया हैज ग्रोन मैनीफोल्ड. मल्टी बैगर रिटर्न्स तो एक्चुअली कंप्लायंस को मिला है. इंडिया में हर आदमी को नाउ पीपल डू नॉट थिंक ऑफ avoiding taxes. They will always try to comply with all the accounts, and they will not unnecessarily try to play with their numbers. So हर लोग अपने taxes भर रहे हैं, हर लोग compliance कर रहे हैं. तो ये जो compliance और governance जो बड़ा पहले top 50 companies में था, but now it has actually boiled down to each and every segment. आज अगर SME आज आती है या mid cap, nano cap, micro cap, small cap, do you understand large caps कौन सी होती है? जो 1 लाख करोड़, मतलब टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप्स, नेक्स्ट 150 कंपनीज आर मिड कैप्स, नेक्स्ट 150 कंपनीज आर, रेस्ट आर ऑल स्मॉल कैप्स. तो मुझे तो लगता है ये जब तक ये सारे स्मॉल कैप मिड कैप नहीं बनेंगे, जितने मिड कैप लार्ज कैप नहीं बनेंगे, तब तक मार्केट चलता रहेगा. एंड इट इज, बिलीव मी, इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. पिक्चर अभी पूरी बाकी है, ट्रेलर अभी स्टार्ट हुआ है, एंड वी आर वेरी वेरी बुलिश. सर आपके बात से इंडिकेशन था कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देगा, राइट? तो बिकॉज आपने 10 स्टॉक का नाम लिया था, तो हर क्वेश्चन के बाद हम 2 स्टॉक का नाम आपसे पूछ लेते हैं. तो आप 2 स्टॉक हमको बता दीजिए. दिस विल एक्चुअली कीप द ऑडियंस अवेक, राइट? राइट, या सो 2 स्टॉक बता दीजिए, बाकी 8 फिर हम लोग पूछते रहेंगे. सी, लास्ट टाइम आई केम टू कोलकाता, आई टॉक्ड अबाउट BSE, राइट? इफ यू रिमेंबर, आई थिंक यू वर देयर दैट डे. हाँ, बट उस दिन तो आप निकल गए थे जल्दी, बट मैंने BSE उस टाइम पे भी दिया था. एंड येट आई थिंक दीज द वे फाइनेंशियलाइजेशन इज ग्रोइंग इन इंडिया. फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब कि इंडिया में जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. सो इंडिया में 51% ऑफ द टोटल मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट. इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज भी 5-6% है. तो सी द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वी हैव. अनलाइक US एंड ऑल वेस्टर्न मार्केट्स, वहां पे जबरदस्त इन्वेस्टेड है लोग स्टॉक मार्केट्स में. एक डेटा है कि US के मुकाबले इंडिया में अभी सिर्फ 7% डीमैट अकाउंट्स है. US में अगर 100 है तो इंडिया में अगर 7 ही है अभी तक. तो CDSL, NSDL, which is a demat holder, has a huge. So yes, right. वहां पे directly और indirectly, passively और actively, 80 to 85% of the people are invested in stock markets. But India में वो फिगर बहुत कम है. तो आज हम जो फिगर्स देख रहे हैं कि किस तरीके से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, these are all very small numbers, believe me. So things will be very different, and that's why we are very, very bullish on market ecosystem stocks.
MIIs बोलते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, जो BSc जिसको मैंने 200 रुपये पे रेकमेंड किया था, आज वो 6,000 रुपये है. इन 2020 ऑन 1st of April रामनवमी पिक के तौर पे मैंने BSc दिया था. So this is the kind of growth they have given, and yet the kind of monopoly they have, or the kind of entry barriers this business has, or the kind of competition they don't have, because NSE BSc को बहुत ज़्यादा competition नहीं है, MCX को नहीं है, तो ऐसे businesses बहुत कम मिलते हैं. तो believe me, हर dips पे इन stocks को खरीदना है. They will be the biggest multi-baggers, and they are all buy and forget stories at all. Great. Sir, moving on, as we see, there are so many IPOs coming up, and there is a plethora of IPOs that are lined up. And अब ऐसे ऐसे लोग भी IPO में जा रहे हैं, मैं नेम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा न्यूज़ था, 10 एम्प्लॉई है, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल. हाँ, उसका 125 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया IPO. मेजर लोग यहाँ जो IPO में पैसा लगाते हैं ना, खुद रिसर्च नहीं करते. इनफैक्ट जो न्यूज़पेपर में इतना बड़ा आता है रिस्क वाला, वो भी नहीं पढ़ते होंगे. तो अभी क्या करना चाहिए सर? सब IPO में पैसा लगा देना? मैं रोज रील बनाता हूँ IPOs की, आप लोग प्लीज फॉलो कीजिएगा. सो आई एम जस्ट पॉपुलराइजिंग माय यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल, जस्ट जोकिंग. बट आप लोग प्लीज आजकल जी बिजनेस पे हो या अनिल सिंघवी जी की बहुत अच्छी IPOs की राय आती है. आई एम नॉट हियर टू अननेसेसरली मार्केट एनीवन, बट यस, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है. सो वी एनालाइज ऑल दी IPOs एट आवर ऑफिस. हम लोग एकदम बेबाक राय देते हैं, अनबायस्ड. एंड जो लोग अगर अप्रोच करते हैं, कोई प्रोमोटर गलती से अप्रोच कर ले, तो पक्का कि उसका स्टॉक के बारे में बात नहीं करते. बिकॉज नाउ अगेन वी आर वेरी स्केयर्ड ऑफ कंप्लायंस, वी आर वेरी स्केयर्ड ऑफ रेगुलेटर्स. तो अगर कभी कुछ सोचा भी था, आयोटा ऑफ थॉट भी आया था कि हमें कुछ गड़बड़ करना है, अब वो करते नहीं है. तो IPOs में कितने लोगों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अलॉटमेंट पाया? ओहो, दिस इज टू लेस. अच्छा, कितने लोगों ने लगाया? पहले तो ये पूछे. गलत, बहुत बहुत कम है नंबर्स, आई थिंक बहुत कम है. सो आई थिंक प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर मुझे MCCI अगर आप लोग बुलाते हो, मेरा अगर परफॉर्मेंस सही रहता है, तो वापस से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, और नेक्स्ट टाइम सारे हाथ ऊपर चाहिए मुझे. 1.35 मतलब ये नेक्स्ट जो IPO आने वाला है, तो उसमें बता दीजिए कि आंख बीच के लगा देना यार. यस. सो IPOs में, बिलीव मी, IPOs में मैं कभी मैंने आर्टिकल बनाया है. आर्टिकल ये कि IPOs में सब लोगों को ये प्रॉब्लम है कि अलॉटमेंट नहीं आता है. सो वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू क्रैक सम फॉर्मूला ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट्स. उसमें भी तरीके ये हैं. आज अभी फ्लाइट में एक जने ने बताया कि मैं हर SME IPO पे, ठीक है वो बड़ा पैसा वाला था, 10 करोड़ रुपए हर IPO में लगाता हूँ. 10 करोड़ लगाता हूँ और 3 से 4% कमाता हूँ. बोले यार ग्रेट. SME IPOs में, हर अच्छे SME IPO में 10 करोड़ की एक एप्लीकेशन लगाता है बंदा, और कुछ नहीं करता है मार्केट में, और कोई एक्टिविटी नहीं करता है. ही डजंट इन्वेस्ट इन एनी अदर IPO, एनी अदर बिग IPO, एनी अदर स्टॉक मार्केट एक्टिविटी की कोई सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो. मैंने बोला भाई PMS में इन्वेस्ट करना नहीं करना है. बोले ये 10 करोड़ लगाता हूँ, स्मॉल IPOs में लगाते हैं, अलॉटमेंट आता है. जो लोग ये चीज़ समझते हैं SME IPOs को, ये मेरे लिए भी आई ओपनर था, बिलीव मी, बिकॉज आई रियली अवॉइड SME IPOs. वी डोंट ट्रैक SMEs वेरी फ्रेंकली, एंड वी आर स्कैर्ड ऑल्सो, क्योंकि ये चीज़ 1994 से लेकर 96 के बीच में, एनी गेसेस 1994 से 96 के बीच में कितने IPOs आए होंगे? एनी गेसेस? एंड कोलकाता वाज अ वेरी बिग मार्केट. अगर उस टाइम पे कोई थे, सर आप बहुत हंस रहे हैं, आपको पता है शायद, या आपने खोया होगा उस टाइम पे मेरी तरह. मैंने भी बहुत पैसे खोए थे. आई रियली बर्न्ट माई फिंगर्स, ने पूरी बॉडी जला ली थी. मतलब मैंने बोरो करके इन्वेस्ट किया था. कलकत्ता में 3% ब्याज पे अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे इन्वेस्ट करवाता था, और उसमें सारे के सारे अलॉटमेंट आ गए एक टाइम पे इन 1996. सो आई एम ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, कि वो वापस से नहीं हो जाए. सो उस टाइम पे 4000 IPOs आए थे. 4000, 500 नहीं, 1000 नहीं, 4000 IPOs. और अब भी हम लोग 100 IPOs और 50 IPO में सोचते हैं कि इतने IPOs आए हैं. सो नाउ थैंक्स टू आवर रेगुलेटर्स, थैंक्स टू आवर सिस्टम्स, कि इतने अच्छे IPOs आ रहे हैं. हर IPO आजकल वैसे अच्छा होता है 2 या 3, 10 में से, मतलब 20 या 30% ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं. सो द क्वालिटी ऑफ IPOs हैव रियली गॉन अप. तो IPOs में लगाने के लिए आप लोग सबसे पहले, एक माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है IPOs में. ये लोगों को पता नहीं था. किसने अपने माइनर बेटा या बेटी का अकाउंट खुलवा रखा है यहाँ पे? ओ ग्रेट. अरे आप तो मेरे से सुन के ही, श्रेयांश दुग्गड़ जी हैं, आपने भी खुलवा रखा. ग्रेट. सो इवन अ माइनर कैन ओपन, यस यस सर, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. सो प्लीज ओपन योर माइनर्स डीमैट अकाउंट ऑल्सो, सन और डॉटर. ही बिकम्स एन अर्निंग मेंबर फॉर योर फैमिली.
मतलब एक दिन का होते ही बिकम्स एन अर्निंग मेंबर। सब लोगों के पास यहां HUF फाइल्स तो होंगी, HUF फाइल्स जरूर से बनाएं। जिस दिन शादी होती है उस दिन अपने बेटे की भी बनाएं या खुद की बना ले HUF फाइल्स। तो आप हो गए, वाइफ हो गई, 2 बच्चे होते हैं, एक HUF, 5 में आप अप्लाई कीजिए। और जिसके पास जो भी है, कोई लोग 15,000 की लगाएंगे, कोई लोग 2 लाख की लगाएंगे, कोई लोग 10 लाख की, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से लगाएंगे। एंड प्लीज अप्लाई इन ऑल द गुड IPOs लाइक दिस। अलग से फंड्स रखिए और उसमें भी है एक ऐसी बैंक में डाल के रखिए पैसा। देयर आर बैंक्स जहां पे 7-7.5% आपको ब्याज भी मिलता है। एंड फिर अगर IPO में नहीं भी आता तो ब्याज तो आपको मिल ही रहा, अजबा में है। So this is a very great opportunity which the markets are throwing. Without any wealth manager or a fund manager like us, you can make at least 20 to 25% per annum. For sure. मतलब ये guaranteed return नहीं है, but ऐसा पैसा बन रहा है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में see the kind of returns we have seen. Premier Energies में, गाडगिल ज्वेलर्स, PN गाडगिल ज्वेलर्स। So IPOs की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। PN गाडगिल ज्वेलर्स 1836 की कंपनी है, 1836. So see the kind of pedigree the company has. Senco Gold, कोलकाता बेस्ड कंपनी, अगेन the kind of returns they have given. कोलकाता की बहुत सारी कंपनीज है। आप लोगों को एक और स्टॉक बता के जाता हूं आज, बहुत जबरदस्त कलकत्ता की कंपनी है। एंड प्लीज, कई बार क्या होता है, मैं लोकल सिटी में बोलता हूं ना, तो नासिक में ऐसा हो गया था, कोई स्टॉक को मैंने नासिक के प्रमोटर थे रेकमेंड किया तो कुछ लोग नाराज हो गए थे। प्लीज नाराज मत होइएगा, मेरी सब अनबायस्ड रिटर्न वो है। सर पैसा बनेगा तो यहाँ पे कोई नाराज नहीं हो। हाँ, बनेगा, क्योंकि उनके पास NSE की अच्छी होल्डिंग है उस कंपनी के पास। एनी गेसेस? और NSE इज गोइंग टू बी लिस्टेड। कोलकाता की है क्या IFCI? हाँ, IFCL। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, Headquarter। बट ठीक है, IFCI तो एक ठीक है, गुड गुड गुड। चलो दूसरा बताइए आप, प्राइवेट सेक्टर की। सॉरी, कार्निका इंटरनेशनल के पास भी NSE के बहुत शेयर्स हैं, आप ये बोल ओके रहे हैं? ग्रेट। सो इट इज माइथन अलॉयज। माइथन, करेक्ट। ठीक है, माइथन अलॉयज में अच्छी खासी होल्डिंग है NSE की, मतलब ऐसा कोई परसेंटेज वाइज नहीं है, बट माइथन अलॉयज हैज अ गुड इन्वेस्टमेंट इन NSE, and NSE is going to be listed, and Maithan Alloys is running at 4 to 5 P multiple. फिर metals के stocks है, टेक्निकली भी ऐसे लेवल पे है कि जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड। आई ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। सी, इन बिजनेस और इन इन्वेस्टमेंट्स कोई चीज कितनी भी अच्छी हो सकती है, बट हर चीज का एक भाव होता है। नेस्ले लुक्स वेरी गुड और HUL लुक्स वेरी गुड, बट इट इज एट 100 P मल्टीपल, इट इज एट 80 P मल्टीपल। बट कोई स्टॉक आपको 5 के P मल्टीपल पे, जहां डाउनसाइड रिस्क नहीं हो, मेटल का सेक्टर है, गवर्नेंस भी ठीक है, इट्स गुड कंपनी, वेल मैनेज कंपनी, माइनिंग में भी है, सो आई थिंक इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। सो मेरा आज एक्चुअली पिक ऑफ द डे माइथन अलॉयज है, बिकॉज कोलकाता आया हुआ हूं। सर एक अच्छा, लोगों को मजा आ रहा है क्या ये सब सुन के, जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं है? जो लोग हैं उनको तो आएगा मजा। सर मजा मैं ऐसा बताता हूं कि लास्ट 6 महीने का इनका सजेस्ट किया हुआ कोई भी आपको स्टॉक, मजा नहीं आ रहा है, कोई भी स्टॉक लेस देन 30% रिटर्न नहीं दिया है लास्ट 6 मंथ्स। सो आई थिंक वील हैव अ ब्रिलियंट जेम हियर। एक चीज जस्ट ऐड करता हूं सर, आपने मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया, देयर इज अनदर मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज आई वांट टू नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, सर के पास 1 करोड़ का शेयर लगाया हुआ है। अब वो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज किया, वो शेयर्स को कोलैटरल देके 90 लाख बैंक से ले लिया एट 9%, उसको फिर शेयर्स में लगा दिए। नहीं, वो मत कीजिए। देखिए, वो ये सब चीजें एक्सपर्ट्स के लिए है, जो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। हम लोग जैसे लोग जो फुल टाइम, आज मैं भी देखिए आज आपके सेशन में आ गया, क्यों? MCCI का नाम था, रोहित सुराना जी का नाम था, श्रीकांत बोला जी का नाम था, प्यार था, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव योर मार्केट एंड कम एंड सिट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। बट क्यों आए? तो ये टीम है पीछे से काम कर रही है। लिवरेजिंग पे लिवरेजिंग लेना, इट्स नॉट राइट। नेवर लिवरेज, नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। बिलीव मी, अगर आप बोरो कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट शुड बी योर मेन बिजनेस। अगर आप मेन बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टीम है, आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फिर आपका बिहेवियरल एनालिसिस, मैं 12-13 एनालिसिस का नाम लेता हूं, आपको वैसे ही डरा दूंगा। आई रियली वॉन्ट यू टू स्केयर, आई वॉन्ट टू स्केयर यू गाइज। सब लोगों को डराना चाहता हूं, ऑल द जेंटलमैन एंड विमेन हियर, कि ये इतना इजी नहीं है। इट इज द टफेस्ट वे, स्टॉक मार्केट इज द टफेस्ट वे टू मेक इजी मनी। पैसा बहुत इजी बनता है, बट बहुत टफ है वहां तक पहुंचना। इट्स अ काइंड ऑफ डेडिकेशन, मेडिटेशन, सो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सो आई बिलीव कि अननेसेसरली नेवर बोरो टू इन्वेस्ट। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड काफी लोग करते हैं, एंड आई डू इट।
बिलीव Yeah, so- ज्ञान में कितना ही दे दो बट नेवर बोरो टू इन्वेस्ट. Never borrow to invest. Sir, on this note, two more stocks. अरे अच्छा, आप ऐसे धमकी देंगे कैसे पूछ रहे हो, तो डरा दिया आपने एकदम. बट एनीवेज I think we are quite bullish on banking system again because I'm from the finance industry and I see it very closely. I watch things, I watch the developments and I can feel and I can sense also कि HDFC Bank, आप देखिए Bajaj Housing Finance, Bajaj Finance was at one point of time the most expensive NBFC in India or in the world. In the world 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे कोई स्टॉक चलना, एनबीएफसीज एंड बैंक्स को हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे देखते हैं. ठीक है, और आप इस कंपनी की ब्यूटी देखिए. वॉरेन बफेट आए थे 2011 में इंडिया में. कितने लोग गए थे, कितने लोग, कोई है यहां पे जो वॉरेन बफेट को देखा हुआ है लाइफ में? कोई लोग यहां पे बर्कशायर हैथवे का एनुअल एजीएम में गए हुए हो? नहीं. और या फिर आप लोगों ने दिल्ली में आए थे 2011 में, तो जो लोग बजाज अलायंस की पॉलिसी खरीदे थे, तो मैंने भी खरीदा और मुझे देखने के लिए मिला. 9,000 की पॉलिसी खरीदी एंड आई कुड सी आमने सामने, जैसे आप बैठे हैं इतनी दूर थे. एंड जब वो इंडिया आए थे, ही इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द बिगेस्ट री इंश्योरर ऑफ द वर्ल्ड. एंड व्हेन ही केम टू इंडिया एंड सी द स्ट्रैटेजी ही प्लेड, they always try from the markets. We will try to sell insurance in Indian markets first, then we will become an insurance company, then we'll become a reinsurance company. So he never invested. He was not very bullish about, he was bullish about India, but he was not very comfortable with Indian investing. तो उन्होंने उस टाइम पे बजाज अलायंस की कॉर्पोरेट एजेंसी ली. बजाज अलायंस की कॉर्पोरेट एजेंसी, यहां पे कई लोग वेल्थ मैनेजर है, मैं भी हूं, मैंने भी कॉर्पोरेट एजेंसी ली हुई है लाइफ में. तो वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे तो उस टाइम पे मुझे संजीव बजाज पे इतना जबरदस्त इंप्रेशन बना कि ये क्या कर दिया इन्होंने, कि बजाज को उन्होंने चुना. एंड बिलीव मी, व्हेन आई फर्स्ट बॉट माय पॉलिसी आउट ऑफ माय मनी, नॉट माय फादर्स मनी, आई बॉट बजाज अलायंस. So this is where I became very happy that Warren Buffett chose the same company which I chose as a this thing. क्योंकि उनकी पॉलिसीज बहुत प्रैक्टिकल थी, प्रैग्मेटिक थी. और उस टाइम पे क्या होता था, ये जो भी पॉलिसीज में चार्जेस होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे. ऑल दी मैनेजमेंट चार्जेस एंड हेफ्टी 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पहले ही आपका 20% चला जाता. सो वी आर वेरी बुलिश ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की आईपीओ को देखते हुए. वी आर बुलिश ऑन एचडीएफसी बैंक. एचडीएफसी बैंक मर्जर हुआ और बजाज हाउसिंग फाइनेंस डीमर्जर से इतना बड़ा वैल्यू क्रिएशन किया. सो डीमर्जर्स एंड ऑल दिस कॉर्पोरेट एक्शंस आर वेरी गुड फॉर वैल्यू अनलॉकिंग. बट एचडीएफसी ने वो काम गड़बड़ कर दिया कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को मर्ज किया. गड़बड़ या वो तो बाद में पता चलेगा कि अच्छा ही हुआ होगा, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे कुछ होता है. तो एचडीएफसी बैंक इज एट 2.76 प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल. Yes, only HDFC Bank, the kind of brand HDFC has. अगर भगवान मुझे पूछे कि तुमको एक कंपनी चाहिए बच्चा, कौन सी चाहिए, तो आई विल ऑलवेज से मुझे HDFC बैंक जैसी कोई कंपनी चाहिए, HDFC लिमिटेड जैसी. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कंपनी, ब्यूटिफुली मैनेज. मतलब अच्छे से मैनेज करना इज अ स्मॉल वर्ड, ब्यूटिफुल इज अ वेरी बिग वर्ड व्हेन यू हैव टू एक्चुअली अप्रिशिएट समवन. तो 2.76 के पी मल्टीपल पे आपको मिल रही है. बजाज हाउसिंग फाइनेंस is very expensive. I won't say that it is expensive because it is expensive, but कई बार बाकी लोग उसके चक्कर में ऊपर आ जाएंगे. So there will be a peer re-rating also. So I feel that Bajaj Housing Finance इतना अच्छा कर सकता है. तो H2B2 मतलब पहले HDFC बैंक और HDFC को H2 बोलते थे, B2 मतलब बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस. तो certainly यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा. So I feel सर एक कॉन्ट्रारी ओपिनियन है. बिकॉज मार्केट्स आर सो हाई, ऑल द मनी इज नाउ इन्वेस्टेड इन मार्केट. और अभी आपने कहा दिस इज जस्ट ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. एफडी वाला क्वेश्चन. तो सर बैंक को सेविंग डिपॉजिट्स वगैरह मिलेगी ही नहीं, उनका इनकम कैसे बढ़ेगा? मतलब व्हाई डू यू से बैंकिंग में बुलिश होना है जब डिपॉजिट जा ही नहीं रहे बैंक के पास? देखिए ये भी एक क्या होता है, हर चीज का एक ऑटोमेटिक एक मैकेनिज्म होता है मार्केट्स में. 7%, 6% जब वो लोग को पैसा नहीं मिलेगा, सो दे विल इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो. एंड अभी इंटरेस्ट रेट्स घटने वाले हैं. ठीक है, मैं आ गया उसमें, मैं आई कुड अंडरस्टैंड योर रिएक्शन, वो भी होगा. बट येट फिर धीरे धीरे क्या होता है, लोगों को डर भी लगता है. यहाँ पे सारे लोग जो मुझे आज वॉशरूम में मिले वो भी पूछे कब तक मार्केट चलेगा. यहाँ बैठा आपने पूछ लिया, फ्लाइट में पूछता कब तक मार्केट चलेगा, जहाँ जाते टीए की बैठक में जाओ वहाँ पूछते हैं.
दाग में जाते हैं, फ्यूनरल में जाते हैं, हर आदमी यही क्वेश्चन पूछता है कि मार्केट कब रुकेगा, कब तक नहीं चलेगा। तो ये तो चलता रहेगा, बट लोगों को डर भी है। जब लोगों को डर है तो वो वहाँ से पैसा निकालेगा, वो एफडीज में डालेगा, और एफडीज अगर 7% रिटर्न देते हैं तो सर्टेनली, अच्छा टाइम देख रहे हैं 10 मिनट है ना? हाँ सर है। ओके, सो वो लोग भी देखेंगे कि इतना यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ चुका है, सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू री इन्वेस्ट इन। सो वी डोंट हैव टू टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 years to 5 years टाइम फ्रेम। आप जो सोच रहे हो वो 6 महीना, 3 महीना, 1 साल की बात कर रहे हैं। सो व्हेन इट इज 3 years to 5 years टाइम फ्रेम, आई थिंक HDFC विल आउट परफॉर्म। HDFC बैंक and ICICI Bank. ICICI Bank has transformed itself under the new management, and it is the biggest outperformer in last 1 year. So I think ICICI Bank can be one of the picks. So ICICI Bank and HDFC Bank, yeah. सर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ, अदानी जी और हिडनबर्ग का लव हेट रिलेशनशिप चल रहा है। तो हर बार एक तो न्यूज़ आता है, थोड़ा करेक्शन होता है, फिर वो न्यूज़ टैकल करते हैं, बढ़ जाता है। तो अदानी में हमारा क्या है, मतलब वी शुड गेट इन एट डाउन एंड देन जब बढ़े तब निकल जाएं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, क्या करना चाहिए अदानी में? So it's a very tough question, and I cannot dare to criticize also. But at the same time, I was not very bullish about Adani in the past. At time before the Hindenburg case, but after the Hindenburg case, some of the investors from US invested in the company. So that actually boosted my confidence also in the company. And fortunately, I could listen to the management. They were in Jaipur. They were actually trying to do a image building exercise everywhere. And I could meet one of the Adanis in a seminar, and I only felicitated him in Jaipur. So, you know, the kind of zeal, the kind of enthusiasm, the kind of motivation, the kind of dedication they have. They are 5 brothers and 4 sons. 9 of them are working 24/7, believe me. And they only take half break on Sunday evening. They work on Saturdays, they work till 11:30. Gautam Adani ji is available at 11:30 also to his team in the night. So the amount of hard work they are putting in, I think this is actually hats off to them. So this really impressed me, and the kind of motivation a 29-year young Adani had, Mr. Sagar Adani, that really impressed me. So, you know, at times it may be expensive, there may be many negatives about the company, but when a person is 100% into something, he will make it. And the biggest example was Mr. Shrikant Bola we had. So wo log bhi against all the odds, they are doing it. So I think Adani Ports is one of the finest companies in there, this thing. So one can really invest in Adani Ports, Adani Enterprises, even Adani Green is good. So I think things will change, and the kind of management and the kind of transformation the company is going through. Great, sir. So on this note, 2 stocks. अच्छा ये लोगों को इंटरेस्ट तो है ना स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा है, बाकी लोगों को कम है। सर यहाँ सब हिडन जेम्स है। अच्छा ऐसा है क्या? पता नहीं है कहाँ पे, अभी आप देख रहे हैं काफी लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, प्रॉब्ली पंच इन कर रहे हैं ट्रेड। हमारे आने वाले चेयरमैन तो शायद ट्रेड ही पंच इन कर रहे हैं। नहीं, वो पंचिंग ट्रेड नहीं कर रहे, मनी कंट्रोल भी नहीं देख रहे हैं, वो टाइम देख रहे हैं, भाई खाने का टाइम हो गया है। सर 2 स्टॉक, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। या स्टॉक्स में अगेन यू नो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज ऑल्सो। आई ऑलवेज लव एंसिलरी कंपनीज। मतलब मैं अगर आप बात करो पावर की बात करते तो आई एम ऑलवेज देयर ऑन एंसिलरीज, पावर एंसिलरी कंपनीज। तो हम लोगों ने एक स्टॉक एक्चुअली अगेन अ डिस्क्लेमर ऑल्सो, इट्स देयर इन आवर PMS ऑल्सो, डायनेमिक जेम्स। आपने जो MD डायनेमिक जेम्स यहाँ पे मेरा डाल रखा है, वो एक्चुअली डायनेमिक जेम्स, आई एम थैंकफुल टू यू कि डायनेमिक जेम्स इज द स्ट्रैटेजी ऑफ माई PMS। सो हमारा PMS का नाम है, एंड फॉर्चुनेटली yesterday only we were declared as number 1 in India in multi-cap flexi multi-asset strategy. तो APME, thank you sir. तो APME एक एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, उसमें हम लोगों की ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी। वी जनरेटेड 18.7% रिटर्न इन लास्ट 3 months। तो उसमें मल्टी एसेट है। तो एक पर्टिकुलरली एक एसेट क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मैं वैसे नेगेटिवली मानता हूं उसको कि भाई मैं गोल्ड और सिल्वर को प्रमोट नहीं करता, बट वन शुड सर्टेनली इन्वेस्ट इन गोल्ड। मतलब गोल्ड ETFs। कितने लोग यहाँ पे पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट किए हुए हैं? ETFs। ओ ग्रेट। सो ETFs इज वन थिंग, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी नई सीरीज नहीं आ रही है, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। जहां पे सरकार आपको 2.5% ब्याज दे रही है,
टैक्स बेनिफिट्स दे रही है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट. एंड प्लस अगर आप स्टॉक मार्केट्स में हो तो इट इज ट्रीटेड एज मनी, फुल फ्लेजेड. इट्स एक्चुअली ट्रीटेड लाइक FD एंड कैश. सो आई थिंक आपको तो मैं किस पे आ रहा था सर? दो स्टॉक पे. दो स्टॉक ना. नहीं मैं किस चीज पे, आई लॉस्ट द ट्रैक. आई लॉस्ट द ट्रैक जो मैं बोल रहा था. No, but I'm absolutely focused, sir. So two asset classes. In fact, that is one only, bullion. So please invest. You can invest in gold and silver, and that too ETFs. मतलब अगर sovereign gold bonds आते तो वो इन्वेस्ट कीजिए. हम लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो में, हमारे PMS में, we have invested in gold and silver ETFs. Because कुछ भी होता है, gold is such a thing where you know अगर कोई भी geopolitical tension होता है, कुछ भी होता है, तो gold really helps to hedge your portfolio. तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए आप लोग. एंड सिल्वर, बिकॉज ऑफ द सोलार एंड द इंडस्ट्रियल यूज, एंड वी हैव सीन हाउ कॉपर इज डूइंग, हाउ द बेस मेटल्स आर डूइंग. सो आई थिंक सिल्वर कैन बी वन अगेन एसेट क्लास. तो गोल्ड सिल्वर को एक मान लीजिए आप, बट दोनों में जरूर से इन्वेस्ट कीजिए.